चलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 2018 का पेपर। 2018 का पेपर हमने पिछले दो लेक्चर में 2016 और 2017 के पीवाईक्यू के एनालिसिस देखे हैं और होप करता हूँ कि 2018 का पेपर आपने खुद से एक बार सॉल्व किया होगा। जो कि ट्रिक्स और लॉजिक्स हमने पिछले 2 साल में देखे हैं वो आपने लॉजिक अप्लाई करके देखे होंगे इस क्वेश्चन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ये बोल रहा है कि इन दी फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दी ऑपोजिशन वॉज स्वतंत्रता पार्टी। तो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ओके, और अगर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पता होगा, ओके, और बहुत बेसिक चीज़ है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी वॉज द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया, तो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी वुड नॉट बी द स्वतंत्रता पार्टी। ओके, और फैक्ट्स और ऐसे स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑलवेज बी रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अराउंड 90% दे ऑलवेज यूज। मतलब इसको स्वतंत्रता पार्टी को इंटरचेंज करने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा, इसलिए इसका सही आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट गया, हमारा बचा 2 इज फिक्स्ड करेक्ट। वी जस्ट हैव टू लुक अराउंड थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड बोल रहा है इन द लोकसभा इफ द पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। चलो, इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, यू नो द लीडर ऑफ ऑपोजिशन कब बनता है, जब अराउंड 10% मेजोरिटी हो, 10% मेंबर्स हो। ओके, ओवरऑल हाउस में अगर 45 मेंबर्स है, उसके 10% हो गए अराउंड 55। तो ये अराउंड 55 और 75 इसको इंटरचेंज कर दिया है। और मैंने पहले ही बोला है कि ऐसे एब्सोल्यूट फैक्ट्स को यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैन्युफैक्चर करके चेंज कर देता है फैक्ट्स नंबर्स, बिकॉज इट इज ईजी फॉर एग्जामिनर। ओके, सो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा थर्ड निकल गया, वी गॉट द आंसर। इन द लोकसभा द लीडर ऑफ ऑपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम इन 1969। मतलब उसका स्टैट्यूटरी, उसको एक लाइक कैबिनेट मिनिस्टर की तरह उसको सारे एमिनिटीज एंड ऑल, मतलब ओके, दैट गॉट इन 1969। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर्स इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। चलो, हमें डेजर्ट एरिया का कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे वाटर लॉस कम हो सकता है, जस्ट इतना देखना है। ओके, इवन यू डोंट नो द एग्जैक्ट एडेप्टेशन मैकेनिज्म यूज्ड बाय द प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया, बट यू नो, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि इनहिबिट वाटर लॉस, कौन सी चीज़ों से वाटर लॉस कम होगा, इतना ही देखना है। तो पहला बोल रहा है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। यार करेक्ट है, अगर हार्ड एंड वैक्सी लीव्स रहेंगे तो वाटर का जो इवेपोरेशन है, मतलब लीव्स से, वो कम हो जाएगा। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा है टीनी लीव्स। अगर जितना लीव छोटा रहेगा, आपने कैक्टस और थॉर्न्स देखे होंगे। ओके, तो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट और मतलब जहाँ पे एरिड रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो उस टाइम पे लीव्स क्या होते हैं, उस प्लांट्स के टीनी होते हैं। अगर टीनी लीव्स रहेंगे ना, तो एयर और लीव्स का इंटरफेस जो रहेगा, मतलब उसका जो इंटरफेरेंस रहेगा वो बहुत कम रहेगा, और जितना कम एयर के साथ लीव्स का इंटरेक्शन होगा उतना कम वाटर लॉस होगा। तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड बोल रहा है कि थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। ओके, लीव्स यार तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रीन होते हैं। ओके, और उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, थॉर्न्स का सरफेस एरिया कम होता है। जितना सरफेस एरिया कम उतना एयर वाटर इंटरफेस कम। ओके, तो मतलब एयर और लीव्स का इंटरफेस कम, तो उसके लिए थर्ड इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ द अबव पे आप जा सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं है तो आप ऑल ऑफ द अबव मार्क कर सकते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि आंसर अगर, मतलब आपको 100% प्रोबेबिलिटी सही की तरफ लेके जाना है और डिस्पाइट यू डोंट नो एनीथिंग, तो ऐसे अगर क्वेश्चन में ऐसे 3-4 स्टेटमेंट, मतलब 3 तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सही होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एनएसएसओ 70 राउंड सिचुएशन असेसमेंट बोल रहा है। ओके, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का। ओके, एक रिपोर्ट है, असेसमेंट सर्वे। पहला बोल रहा है राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। यू मतलब कॉमन राजस्थान की अगर जोग्राफी देखोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। ओके, और वहाँ पे वाटर का थोड़ा डेफिसिट होने की वजह से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब दोज हैविंग लेस देन 1 हेक्टर ऑफ लैंड। ओके, सो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड होने के, रूरल हाउस होल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट। ओके, इवन इफ वी डोंट नो एग्जैक्ट थिंग, जस्ट होल्ड इट। ओके, सेकेंड बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री लिटर ओल्ड 60% बिलोंग टू द ओबीसीज। कितना, मतलब अराउंड 52% पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओबीसी। और यहाँ बोल रहा है कि टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री लिटल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी, मतलब ओवर 60% बोल रहा है। 60% के ओवर तो कुछ भी हो सकता है ना। और यहाँ पे वी नो द एग्जैक्ट फैक्ट दैट कंट्री हैविंग 52% ऑफ ओबीसीज, तो उसके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो सेकंड तो हम निकाल ही देंगे। अगर सेकंड निकल गया
और दे वांट दिस थिंग ओनली कि आपको ओबीसी का कॉन्ट्रीब्यूशन पता चाहिए। ओके, तो वी गॉट अवर आंसर सी। नेक्स्ट बोल रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहा है। फर्स्ट बोल रहा है कि एनजीटी हैज इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट, एनजीटी एक्ट, ओके, दिस इज स्टैट्यूटरी, वेयर एज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। चलो मोस्ट ऑफ द, और एक बात आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीएससी ऐसे स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं, उनको मोस्टली मैन्युफैक्चर करके गलत बताता है। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यार दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। ओके, सो फर्स्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट अगर हमने रॉन्ग कर दिया तो सेकंड देखेंगे। द एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस, यस यार, दिस इज फॉर इन्वायरमेंटल केसेस ओनली, सो इट प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस, हेल्प्स टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स। अगर इन्वायरमेंट का स्पेशल केसेस अगर एनजीटी के पास ही जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास में इन्वायरमेंटल केसेस का कम होगा, इसलिए उसका बर्डन कम होगा। यस, सही बात बोल रहा है। वेयर आज सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस, यस, नाम में ही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, अगर पोल्यूशन कम होगा तो क्लीनलीनेस बढ़ेगा। Upstream wells aims to improve the quality of air in the country. This giving the overall functions of NGT and CPCB. Okay, so this is the right statement. We got the answer B. Okay, next question. The Parliament of India can place particular law in the 9th schedule. Yes, Parliament is the highest authority of country. Okay, और उसको लेजिस्लेटिव वो तो कुछ भी कर सकता है, अगर कुछ गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू यूज़ करके उसको नलीफाई कर देगा, बट वो तो प्लेस तो कर सकते हैं ना ऑब्वियसली। और 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तरह से लागू किया गया था कंट्री को लैंड रिफॉर्म्स की वजह से कि आर्टिकल 14 और राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेशन ना हो। ओके, गॉट इट। द फर्स्ट आंसर इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। सेकंड बोल रहा है द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड। एक्सट्रीम स्टेटमेंट यार, सुप्रीम कोर्ट तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। दिस इज द इंटीग्रेटेड कोर्ट अंडर आर्टिकल 141, अंडर आर्टिकल 142 दिस गिव्स द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब इसके तहत तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। ओके, 32 है, 226 है, आर्टिकल 13 है, इनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है। तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी एग्जामाइन, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी एग्जामाइन कर सकता है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली वन। ओके, सेकेंड बोल रहा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मर्चेंट MDR। ओके, ये आपको नाम की वजह से लग रहा होगा कि ये कुछ तो भी डिस्काउंट दे रहा है। ओके, इसलिए बोल रहा है कि इंसेंटिव गिवन बाय बैंक टू द मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड्स, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, ये बोल रहा है कि इसका MDR मतलब एक टैक्स है। ओके, तो ये क्या एक टैक्स कौन सा है? चार्ज टू द मर्चेंट बाय बैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम दिस कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। ओके, जब आप कौन सा भी पेमेंट करते थे ओके QR कोड पे, तो जो बैंक में पैसा जाता होगा ना, तो वो बैंक की तरफ मतलब वो बैंक पे जो 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 चार्जेस लगाता होगा बैंक कुछ तो भी, वो अपने इससे जो अपना दुकानदार वगैरह कुछ होगा तो उसके पास से बैंक एक MDR लेता होगा, और उसकी वजह से ही कस्टमर्स को ये देना पड़ता था। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिजिटल पेमेंट मोस्ट ऑफ द जो अपने शॉप ओनर होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन इसको कुछ चेंजेस कर दिए अब गवर्नमेंट ने, इसलिए MDR को बहुत ज़्यादा कम और नलीफाई कर दिया है लगभग, इसलिए दे आर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स राइट नाउ। गॉट इट। सो दिस इज़ वेरी बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, और उसमें कुछ लॉजिक्स लगाने की वजह से मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे बहुत टर्म्स होते हैं MDR, और आगे से बेस रेट होता है, MCLR होता है, सच काइंड ऑफ बेसिक कंसेप्ट जो आपको कभी रॉन्ग होने नहीं चाहिए। ये आपको एक एज नहीं देगा, लेकिन आप कंपटीशन में बने रहोगे, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एवरीवन नोज द करेक्ट आंसर अबाउट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि NS न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बोल रहा है, अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मैं आपको इनिशियल कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन जो होता है, मतलब जो कंट्रीज एक्वायर करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, और अगर उसको सिविल न्यूक्लियर कुछ एग्रीमेंट और कुछ कवरअप चाहिए, मतलब अगर कौन सी भी कंट्री को मैं बोल रहा हूँ कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए उसके पावर जनरेशन के लिए, ओके, तो क्या करेगा, यूरेनियम और थोरियम की टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, और इस डेवलपमेंट की वजह से उसको मिलिट्री न्यूक्लियर एनर्जी का भी पता चल जाएगा। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या करता है, जो यूरेनियम और थोरियम का जो सप्लाई है उसको मेंटेन रखता है। ओके, और ये क्या करता है कि कंट्रीज़ को सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन करता है, मतलब आपके एनर्जी जनरेशन को बढ़ावा देता है। कंट्रीज आपको जो बड़े बड़े कंट्रीज एग्जांपल USA, चाइना, जापान आर रशिया आर द पार्ट ऑफ NHE, वो आपको मदद करेगा कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन को
और उसके उसके बाद क्या होगा कि आप मिलिट्री यूसेज की तरफ ना बढ़ोगे नहीं, फिर आपको सिर्फ सिविल की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सब उनकी तरफ से मिल जाएगा। ओके, दिस इज द प्राइम मैंडेट ऑफ एनर्जी। ये बोल रहा है कि इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यस, दैट्स वाई इनिशियली रिमाइंडेड यू दैट एनर्जी सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के तहत लेटेस्ट और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कंट्रीज को सप्लाई करेगा। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोल रहा है कि इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑफ एनपीटी। यार दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट्स डिलिबरेटली सेइंग ऑटोमेटिकली। और कौन से भी एक मेंबर बनने के मतलब अगर आप बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कैसे बन जाओगे? वो तो आपके सोवरेनिटी के खिलाफ है ना। ओके, अगर आपको एनपीटी का, अगर एग्जांपल इंडिया को एनएसजी का मेंबर होना है, बट इंडिया डोंट वांट्स टू बी पार्ट ऑफ एनपीटी। अगर इंडिया को एनएसजी बन गए तो ऐसा होता कि अगर एनएसजी का मेंबर हो जाता है इंडिया और ऑटोमेटिकली बिकम्स मेंबर ऑफ एनपीटी, देन इंडिया वोंट वांट टू बी मेंबर ऑफ एनएसजी आल्सो। ओके, तो इसके ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एंगल की तरफ अगर सोचोगे, अगर सोवरेनिटी को देखोगे, बिकॉज एवरी नेशन इज सोवरेन इन इटसेल्फ। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर इज अवर करेक्ट। थर्ड बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया डिसीजन टू लिवाई एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इक्वलाइजेशन जो लेवी है वो किस पे अप्लाई करते हैं? अगर सपोज कोई ऑनलाइन एडवर्टाइजर है जो उसका जो बेस है अगर वो हांगकॉन्ग में है, ओके, और इंडिया के बॉर्डर में कुछ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करता था, तो उसका बेस यहाँ पे था। ओके, इसलिए इंडिया का जो टैक्स था उस पर अप्लाई नहीं करता था। ओके, लेकिन इस एक्ट की तरह क्या होगा, जो इंडिया से जो इनकम कमाएगा वो ऑनलाइन एडवर्टाइजर, तो उसको उसका स्पेसिफिक 6% इंडिया को ही, इंडियन गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। और ये तो इनकम टैक्स की उसका कुछ डायरेक्टली संबंध नहीं, तो इसके अंडर नहीं आएगा। गॉट इट। सेकंड बोल रहा है कि नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर द एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्रीज अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यार ऐसा हर कंट्री की तरफ थोड़ी होगा। जिसके साथ हमने DTAA साइन किया होगा उससे उसी कंट्री को अगर वो एंटिटी रहेगा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, तो उस टाइम ही वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा, ना कि हर बार। ओके, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, और आंसर इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FRBM के रेफरेंस में बोल रहा है, कमिटी रिपोर्ट्स हैज़ रिकमेंडेड डेट टू जीडीपी रेशियो 60% ऑफ जनरल, मतलब कंबाइंड बोल रहा है, 60%, 40% फॉर सेंट्रल एंड 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इकोनॉमी का बेसिक्स पता होगा तो FRBM क्या करता है, फिजिकल डिसिप्लिन करता है। इसलिए अगर टैक्स टू GDP रेशियो को, अगर मतलब डेट टू GDP रेशियो को बैलेंस करना होगा, तो वो बोलता है कि 60% का कैप होना चाहिए। ओके, सेकंड बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए डोमेस्टिक लाइबिलिटी ऑफ 20%, 21% एंड कंपेयर टू दी 49% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अरे अगर बेसिक अगर सोचो तो यार सेंटर का तो डेट डोमेस्टिक लाइबिलिटी स्टेट से कई गुना ज़्यादा ही रहेगा, ऑब्वियसली। यस, वाई? बिकॉज सेंटर टेक्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ देयर रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ना, दैट्स वाई fiscal deficit of center is also high, that's why the domestic liabilities of the center also should be high ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अल्टर चेंज कर रहा है सेंटर और स्टेट का। गॉट इट। तो मैंने पहले बोल रहा है कि अल्टर चेंज कर देता है, तो सेकंड इज श्योरली द रॉन्ग स्टेटमेंट। हम पहुंच गए 1 and 3 and 1। 3 देखते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉन्सेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ फॉर्मर ओज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। कितना लॉजिकल स्टेटमेंट है। अगर मैंने आपको 100 रुपये दिया है, ओके, तो क्या होगा, तो अगर मतलब सेंटर ने स्टेट को 100 रुपीज़ दिया है और अगर स्टेट ने वापस किया नहीं और स्टेट को दूसरी तरफ से 200 रुपये चाहिए, तो सेंटर को पूछना पड़ेगा स्टेट को कि मुझे अलाउ करो। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेगा, स्टेट का जो फिनेंशियल डिसिप्लिन है सब बिगड़ जाएगा, और इंडिया का जो मैक्रो प्रूडेंशियल जो स्टेबिलिटी है इकोनॉमिकल, तो सब बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सेंटर क्या करता है, अंडर आर्टिकल 291 और 293 के तहत से सब स्टेट्स पे ऐसा एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है ऐसा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर द क्वांटिटी देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वी ऑल नो दैट एडिबल ऑयल मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी इम्पोर्ट फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लाइक इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ओके, तो रिसेंटली गवर्नमेंट, मतलब एक ब्रॉड टॉपिक है पाम ऑयल मतलब एडिबल ऑयल का, और गवर्नमेंट इसके तहत बहुत सारे स्कीम को लॉन्च कर दिया है, बिकॉज वी should increase our domestic production so that our import will get lesser. Okay, so this is the right statement. Second देखो, the government does not impose any custom duty। यार कितना मतलब illogical है। कौन सा भी प्रोडक्ट अगर आएगा ना इंडिया में तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा ही लगेगा।
अगर अगर ऐसा होगा, अगर FTA भी होगा तो भी कस्टम ड्यूटीज़ बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वो कट ही हो जाएगी मतलब डायरेक्टली। और इसे यहाँ पे कुछ FTA का और कुछ उल्लेख भी नहीं कर रहा है, जस्ट सेइंग कि इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स के ऊपर कुछ कस्टम ड्यूटी लगेगा ही नहीं। तो दिस इज इलॉजिकल एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है, ही रोड बायोग्राफीज ऑफ माजिनी, गैरीबेल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम। यार अमेरिका में तो आपको पता ही होगा कि मोतीलाल नेहरू का पता नहीं, लेकिन बिपिन चंद्र पाल तो मोस्ट ऑफ द टाइम से वेस्ट बंगाल और ओवरऑल एक्टिविटीज़ में था, अरविंद घोष पे भी अमेरिका का कुछ संबंध नहीं। तो उसका आंसर है लाला लाजपत राय। तो अगर देखोगे हिस्ट्री के क्वेश्चन में तो आपको इन तीनों के अगर इस बार लाला लाजपत राय पे पूछ लिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करता है यूपीएससी, तो ऑप्शन में जो पर्सनैलिटीज दिए होते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, नेक्स्ट टाइम इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, सो ऐसे ऑप्शंस को भी प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। रॉन्ग। आधार कार्ड तो अभी अपना थोड़ी दिन पहले आया है, उसका डायरेक्टली डीबीटी और मतलब जन धन ट्रिनिटी, ओके, जाम की उसका सिग्निफिकेंस है। उसके पहले भी तो हमारा सिटीजनशिप था ना, तो ऐसा थोड़ी कि आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ। नो, आधार कार्ड जस्ट सेज दैट your demographic information and your personal information. It doesn't talk about your domicile or citizenship. So this is wrong statement. सेकेंड बोल रहा है वंस इशूड आधार नंबर कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कितना एक्सट्रीम बोल रहा है, कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड। अगर सपोज आधार कार्ड किसी ने फॉल्ट करके अगर फॉल्ट और अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट देके बनाया होगा, अगर रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को पता चल गया कि इसने ऐसा ऐसा किया है, फॉर्ज किया है डॉक्यूमेंट्स, तो उसको ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ के पास अथॉरिटी रहेगी ना कि डीएक्टिवेट करने का। ओके, दिस इज तो लॉजिक होता है ना। सो सेकेंड तो उसमें गलती हो जाएगा। आवर आंसर इज फर्स्ट, ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has shrunk immensely dried up in the recent past? Okay, so ये तब उस 2018 में न्यूज़ में था अदल सी। सो दिस वाज वेरी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ओके, दिस इज द दिस क्वेश्चन आंसर इज अबाउट डी। ओके, और सच काइंड ऑफ क्वेश्चन डोंट हैव एनी लॉजिक। इफ यू नो then you can make 6 out of full toss. If you don't know then you get bold out of full toss. Okay, so this is static और factual preparation भी होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन द इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये बैंक्स के बारे में बोल रहा है। अगर कुछ तो भी ATMs को लिंक कर रहा है मतलब कुछ तो भी डिजिटल उसका फुटप्रिंट्स रहेगा, गॉट इट, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन तो उसका नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। यार ये तो कैपिटल मतलब दो होते हैं ना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट मतलब शेयर्स वगैरह देखता होगा ना, तो इसका भी रेलेवेंस कम हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यार रिजर्व बैंक के काम तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे ATMs को लिंक करता थोड़ी फिरेगा, वो तो उस पर ध्यान रखेगा, व्हाट इट। सो थर्ड इज ऑल्सो ओनली बचा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि भीम और अपना मतलब डिजिटल एक्टिविटीज़ जो अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स NPCI करता है। ओके, सो ATMs को भी लिंक करने के लिए कुछ तो भी डिजिटल फुटप्रिंट चाहिए, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैन बी अवर मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन हियर, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। 16 बोल रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस। चलो, कैपिटल एडिक्वेसी नाम में ही बोल रहा है कि कैपिटल एडिक्वेसी मतलब थोड़ा कैपिटल बचा के रखना है, और स्टेटमेंट भी सही बोल रहा है, बैंक्स इनकर इन द अकाउंट होल्डर फेल्स टू रिपेयर लॉस। तो लॉस अगर हुआ, एग्जाम्पल बैंक के पास टोटल कस्टमर्स से 100% मतलब 100 रुपीज़ अगर कस्टमर्स ने बैंक में जमा किए, तो अगर बैंक को लोन देना होगा तो बैंक पूरे 100 रुपीज़ दे नहीं सकता, बैंक ओनली 90 रुपीज़ देगा, 10 रुपीज़ वो वर्ल्ड में रखेगा। सपोज इन केस बैंक रन हुआ, लाइक इन केस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में उस फाइनेंशियल बैंक रन क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम क्या होगा कि सारे कस्टमर उनके अगर 100 रुपीज़ रखे तो वो लेने आएंगे, तो उस टाइम बैंक के पास 10 रुपये होंगे, तो ये क्या करेगा, सबको एक एक रुपया देगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कस्टमर्स को लगेगा कि नो यार, बैंक्स हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू रिपे आवर लोन्स। ओके, तो इस टाइम इसे क्राइसिस में ऐसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई RBI और बासेल नॉर्म्स, या नाम आपने सुना होगा, बासेल नॉर्म्स की तरफ से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोल रही है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच बैंक इंडिविजुअली। सो दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर ईच बैंक रखेगा, ईच बैंक कैसे रखेगा, तो अगर बैंक्स को अगर उसके पावर्स दे दिए तो बैंक्स तो उसका रेशियो का कम करना ही उचित ठहराएगा, बिकॉज
एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ज़्यादा होने से बैंक का प्रॉफिट कम होता है, बिकॉज अगर बैंक उसको फंड्स में ऐसे ही रख देगा तो उस पर ऊपर कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं ना बैंक को, तो इसलिए कौन सा भी बैंक ऐसा नहीं चाहेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाएगा. सो दैट्स व्हाई इट्स डिसाइडेड बाय आरबीआई. ओके, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट बोल रहा है कि आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. व्हाट डज इट इम्प्लाई? एपीआई कुछ तो भी डिजिटल इंटरफेस बोल रहा है, कनेक्शन बोल रहा है लाइक आईओटी. ओके, तो ये बोल रहा है इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. यस यार, कैन बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी बोल रहा है, तो डिजिटल अगर कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो तो कनेक्ट हो ही जाएगा, बीट ऑफ ब्लूटूथ वाईफाई की तरफ से. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड बोल रहा है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल. ये सर आधार कार्ड बनाने के टाइम पे हम आइरिस को अपने मतलब स्कैन करने के लिए देते हैं और वो डेटा भी रहता है. दैट्स वाई आइरिस से भी ऑथेंटिकेशन इज पॉसिबल भी बोल रहा है, पॉसिबिलिटी भी बोल रहा है, यहाँ पे कैन भी बोल रहा है. तो बोल रहे जेनरिक स्टेटमेंट्स होते हैं ऐसे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर साइंस एंड टेक में हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको सही करना होगा. ओके, सो सी इज अवर करेक्ट आंसर. अगर नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है कि वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फैमिन और एक्यूट मालन्यूट्रिशन कॉज बाय वार एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. तो यार ये सब नेशन का आपको बेसिक पता चाहिए. वेनेजुएला तो चलो इस टाइम पे तो चल रहा है वहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई prices and inflation, and recently Nicolas Maduro also abducted by the Donald Trump because of their illegal activities that claimed by the Donald Trump. That's also called as Donald Doctrine. Okay. और अगर उस टाइम पे वेनेजुएला का सिचुएशन इतना ख़राब नहीं था और कोलंबिया वॉज वेरी स्टेबल स्टेट. मोरक्को और तुनिशिया का मतलब मोरक्को तो अच्छा ही है, जाम्बिया एंड अंगोला इज ऑल्सो नॉट वेरी डिस्प्यूटेड नेशन. बट अगर यहाँ पे देखोगे येमेन और साउथ सूडान, तो येमेन में तो हाउ दी यू नो सिविल वॉर यहाँ पे कंटिन्यूसली शुरू है. साउथ सूडान में भी यार वाटर का डेफिसिट है, सो फैमाइन की सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अराइव हो जाती है. सो दी इज अवर करेक्ट आंसर. अगर आपको डिटेल में पता भी नहीं, ऐसा न्यूज़ पढ़ा भी नहीं, लेकिन कंट्रीज़ के आप ब्रॉडर उनकी स्टेबिलिटी, उनके मतलब जियो क्लाइमेटिक जोनेशन, उसके वाटर अवेलेबिलिटी की तरफ से आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हो कि कौन से स्टेटमेंट और कौन से ऑप्शन की तरफ आप क्लिक कर सकते हो. नेक्स्ट बोल रहा है कि वुड डिस्पैच. मैंने बोला है पहले भी कि अगर अच्छी चीज़ होगी तो उसके नीचे गए सारे अच्छे ऑप्शंस सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. वुड डिस्पैच was the right thing about the education in India. Okay, that's also called as the Magna Carta of education. Okay, तो पहला बोल रहा है कि ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. यार बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ग्रांट इन एड दोगे तो यूनिवर्सिटीज़ का और स्कूल कॉलेजेस का उसका जो ऑटोनॉमी है वो बढ़ जाएगा और उनके फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम हो जाएंगे. सेकेंड भी रहने देते. थर्ड पढ़ते इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल द लेवल्स. एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल लेवल्स. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्नैकुलर अगर देखोगे तो ऐसा साबित हो चुका है. तो यार मोस्टली प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन में जितना स्टूडेंट्स को वर्नैकुलर मीडियम में पढ़ाओगे, ओके, तो उसका उतना आउटकम, उतना ही एजुकेशनल आउटकम ज़्यादा होगा. अगर वुड्स डिस्पैच वॉज अ गुड थिंग इन द हिस्ट्री, ओके, सो वो ऐसा करेगा ही नहीं ना. तो और उन्होंने और यहाँ पे एट ऑल लेवल्स भी बोल रहा है, एक्सट्रीम भी बोल रहा है. तो vernacular medium what was at pre-primary and primary, and English was at the higher level of education. That was also that recommended by the Woods Dispatch, not English as the only language. Okay, so third is the wrong statement, or they just wanted to know the third statement. If you know the third statement, then you can arrive at your answer. Next, with reference to Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulation rules, सब रूल्स, बाई लॉज. मतलब ऐसा एक एक्ट होता है, मतलब ब्रॉड थिंग देखता है, मतलब ब्रॉड. ओके, उनके नीचे से जो स्पेसिफिक होता है उस एक्ट के, वो रूल्स में, सब रूल्स में, बाई लॉज में, रेगुलेशन में इंक्लूड होता है. तो ये क्या हो गया, ये सपोज ये एक्ट को हम बोलते हैं लेजिस्लेशन. ओके, तो ये सब रूल्स और सब रेगुलेशन उसके क्या हो गए कि सब लेजिस्लेशन. तो ऐसा एक कमिटी है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करके, तो यही देखेगा ना. गवर्नमेंट एश्योरेंस का तो कुछ बोल नहीं रहा है, एक कट हो गया. रूल्स का बोल रहा है, लेकिन रूल्स के तहत बाई लॉज भी बोल रहा है, सब रूल्स भी बोल रहा है, रेगुलेशंस भी बोल रहा है, तो ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया. थर्ड बोल रहा है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. ये तो बिजनेस देखता है, लेजिस्लेटिव अगर मतलब पार्लियामेंट का जो बिजनेस कैसा होगा, कंडक्ट कैसा होगा, कौन सा बिल पहले देखेंगे, तो ये स्पीकर उसका चेयरमैन भी रहता है, तो ये भी गलत हो गया. तो अपना मोस्ट रेलेवेंट आंसर यहाँ पे रहेगा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बिकॉज दिस इज द ब्रॉड टर्म. और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाई लॉज सब आ जाएंगे. तो बी इज और राइट आंसर. अगर राइट टू एजुकेशन देखेंगे तो ये बोल रहे हैं एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर
इन स्टेट अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय कंसर्न स्टेट काउंसिल। यार ऐसा थोड़ी है, ऑल इंडिया का अगर देखोगे तो हर एक स्टेट फिर अलग अलग क्राइटेरिया लगाएगा, और दिस इज़ नॉट गुड फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एनीथिंग। ओके, और ये सेंटर का एक्ट भी है, राइट टू एजुकेशन, और स्टेट को यार पावर देंगे, लेकिन टीचर का एजुकेशन को सब टीचर्स को अलग अलग पावर दे दिए, तो ईच स्टेट्स हैविंग डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर टीचर एजुकेशन। दिस इज नॉट द गुड थिंग ना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। ओके, अगर थर्ड देखोगे, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो दिस इज ऑल्सो रैंक, फैक्ट दिया है। और पहले स्टेटमेंट्स का ही रेप्लिकेशन दिख रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा भार दे दिया है। सो दिस इज ऑल्सो, और 90% बोल रहा है। सेकेंड, थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, वी गॉट अवर आंसर सेकेंड। ओके, चलो दिस इज द वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, एंड insert आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू मेक एनी लॉजिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ऐसे ट्रेडिशंस तो आपको पता ही चाहिए, नितिन सिंघानिया में सब मेंशनड है, आपको पार्ट चाहिए, आप ऐसा मैप निकाल सकते हो, माइंड मैप, और उस मैप पे हर स्टेट्स के लिख सकते हो। तो इस टाइम पे थांगता है ना, ये भी मणिपुर का ही है, सिक्किम का नहीं है। थर्ड इज रॉन्ग स्टेटमेंट, और पहले दोनों करेक्ट है। सो आवर आंसर इज 22 का बी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने बोला है कि सिंगुलर आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होगा, 1 एंड 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, तो हम बी और डी मतलब 50-50 के ऊपर चले जाएंगे। गॉट इट। तो ऐसे भी आप थिंक करके एक आंसर देने का कोशिश कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस्ड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट। चलो डिस्पाइट वी डोंट नो एनी स्पेसिफिक अबाउट सच एक्ट्स, बट एट फूड सेफ्टी एक्ट, तो दिस इज दी मतलब हाइस्ट एक्ट ऑफ फूड सेफ्टी राइट नाउ। एंड सपोज कि यार ये भी एडल्टरेशन का ही देखता है, स्टैंडर्ड्स का देखता है, फूड की क्वालिटी का देखता है, और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन ये भी यही बात कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसने ही रिप्लेस किया होगा। ओके, सेकेंड बोल रहा है कि FSSAI इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने बोला है कि ऐसे मिनिस्ट्री गलत देता है, और एक FSSAI इज अंडर द चार्ज ऑफ वन CEO। ओके, दैट्स व्हाई नॉट अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो दो फैक्ट भी दे रखा है और मिनिस्ट्री भी बोल रखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे स्टेटमेंट्स को हम गलत कर सकते हैं। गॉट इट। चलो, द टर्म टू स्टेट सोल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ। चलो, टू स्टेट सोल्यूशन, तो today also this topic is very hard. Around 2 to 3 years been there, Israel and Gaza Palestine war is going on, and recently this is reduced bit, but around most of the times we can say that 70,000 people have been dead in Palestinians, and around two-thirds contributed by the women and children. So this is very hot topic for these prelims also. So two-state solution means there would be the Israel's for Jews and Palestinians for Arabs. So these two states, okay, that's why they called name two state solution. But अगर एक क्वेश्चन ऐसा रहता one state two systems, तो that time the answer would be the China, because चाइना में एग्जांपल हांगकांग है, मकाओ, ऐसे दो प्रोविंस है, उसमें चाइना का डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगता, उनके कुछ स्पेसिफिक स्पेशल राइट्स है। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वन स्टेट टू सिस्टम, तो दैट टाइम वी कैन ऑप्ट फॉर चाइना। ओके, नेक्स्ट वन, National Food Security Act 2013. The families coming under the BPL only हाँ स्पेसिफिक्स कर दिया आर एलिजिबल। यार ऐसा थोड़ी, अगर सपोज दिस इज BPL लाइन, ओके, और अगर एक जो फैमिली है तो एक यहाँ पे आती है, सपोज BPL लाइज अराउंड 100 रुपीज़ पर डे, इतना है। अगर ऊपर की, अगर नीचे की, अगर BPL के अंडर अगर एक फैमिली 999 रुपीज़ पर डे का अर्न करती है, और अगर ऊपर का 1001 रुपीज़ पर डे अर्न करती है, तो इनके बीच में जैसे 2 रुपीज़ पर डे का अर्निंग का डिफरेंस है। ओके, तो ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि 2 रुपये में ये मतलब ये जो फैमिली है 2 रुपये में 2 रुपये एक्स्ट्रा अर्न करके ही कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सकता है। तो ऐसा थोड़ी जस्ट BPL के मतलब नीचे की फैमिली को नहीं देते और ऊपर की फैमिली को भी दे सकते हैं। दैट्स वाई वी ऑल्सो नो कि अराउंड 65% ऑफ फैमिलीज इन इंडिया आर एलिजिबल अंडर द फूड सेफ्टी एक्ट। सो फर्स्ट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट निकल गया, 2 and 3 ओनली। तो थर्ड बोल रहा है इज 1600 कैलोरीज, फैक्ट बोल रहा है यार बहुत ज़्यादा। सेकेंड बोल रहा है कि एल्डेस्ट वुमेन, फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोत्साहन दे रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। यहाँ पे फैक्ट बोल रहा है दिस इज अराउंड 600 to 700 कैलोरीज, जानबूझ के 1600 बोल रहा है। थर्ड इज रॉन्ग स्टेटमेंट, वी गॉट अवर आंसर सेकेंड। सो ऐसे आंसर अपने को डिराइव करने होते हैं। ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट्स गुड,
तो यार लेबर का कुछ उसमें, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। आईएमएफ तो मोस्टली फाइनेंशियल चीज़ें देखता है, अनटैड तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वेस्टमेंट का देखता है, आउटर इन्वेस्टमेंट और उसका प्रोटेक्शन। ओके, तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, वी गॉट अवर आंसर। दी WTO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, GI, ऑल थिंग्स आर लुक्ड अंडर WTO। रिसेंटली अगर उस टाइम हमने वैक्सीन का जो प्रिपरेशन चल रहा था, तो उस टाइम इंडिया ने WTO से ही मांग की थी कंपलसरी लाइसेंसिंग। मतलब जो जिस जिस नेशंस ने वैक्सीन बनाए थे उसको इक्विटेबल सबको मिलने चाहिए, सो दैट जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई थी वो बाकी के नेशंस को भी मिले और वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से उसको बनाए और अपने देश में सराउंड करे। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो है IPR, GI ऑल आर टेकन केयर बाय WTO। नेक्स्ट, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। चलो, अगर माइन सपोज ये माइंस है मतलब ये मिनरल्स है। ओके, पहले होते हैं मेजर मिनरल्स, बाकी होते हैं माइनर मिनरल्स। ओके, मेजर मिनरल्स में कोल भी आता है, नॉन कोल भी आता है। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल। नॉन कोल, अगर ये नॉन कोल है तो ये भी नॉन कोल ही आएगा। गॉट इट। और माइनर मोस्टली ऑक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर मेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि विच आर मेजर मिनरल्स, और अगर जो मिनरल्स सेंटर ने नोटिफाई नहीं किए वो ऑटोमेटिकली बिकम्स माइनर मिनरल्स, उसका सारा ज्यूरिस्डिक्शन आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ऑक्शनिंग एनीथिंग। ओके, सो ऐसा नहीं रहेगा कि नॉन कोल मिनरल्स की स्टेट गवर्नमेंट उसका कुछ ऑक्शन नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन मेजर माइंस, अगर ऐसा रहता तो दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, बट यहाँ पे नॉन कोल बोल रहा है, नॉन कोल बोल रहा है तो माइनर मिनरल्स तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट करता ही है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। यार, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, चलो अब सपोज इन केस अब झारखंड और आंध्र प्रदेश में कुछ गोल्ड मिलता नहीं है। ओके, अगर सपोज 2 years आफ्टर दिस पेपर ऐसा कुछ डिस्कवरी हुआ कि कंट्री का 30% ऑफ गोल्ड मिला इन दोनों स्टेट्स में, बिकॉज अभी तो श्योरली पता नहीं ना, हमने सारा आंध्र प्रदेश और झारखंड को मैप नहीं किया पूरा ही कि उनके पास कुछ गोल्ड है ही नहीं, तो हम ऐसा श्योरली कैसे बता सकते हैं कि डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। हो सकता है अगर एक ग्राम भी अगर सोना मिल सकता है वहाँ से तो दे हैव गोल्ड माइंस, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड बोल रहे हैं राजस्थान हैज़ द आयरन ओर माइंस। श्योरली यार, इवन इफ एक आध परसेंट का भी माइन अगर आयरन का राजस्थान में मिला तो भी स्टिल हैव राजस्थान हैज आयरन ओल्स, तो ऐसे लॉजिकल गेसेस देखो। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। व्हाट इट, सो 27 का आंसर होगा D। 28, भीम ए एडवांस टेक्नोलॉजी। हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी का मैंने पहले ही बताया था कि एडवांस टेक्नोलॉजी उसके प्रीवियस टेक्नोलॉजी से बेहतर ही होगा। पहला बोल रहा है कि भीम ऐप अलाउज द यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ UPI इनेबल बैंक अकाउंट। यस यार, वी ऑल यूजेस द भीम ऐप। ओके, और UPI से बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकता है। गॉट इट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा है द चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिफिकेशन एंड भीम ऐप हैज ओनली 2। ओनली भी बोल रहा है और 2 भी बोल रहा है। ये पहले बोल रहा है कि 4, जितना ज़्यादा फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन रहेगा उतना ज़्यादा प्राइवेसी और उसका सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली इतना चीज़ तो आपको पता होगा। अगर 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है मतलब उसका सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़िया। गॉट इट। और अगर भीम ऐप अच्छा है मतलब लेटेस्ट है तो उसका फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन भी ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे घुमा फिरा दिया है, उसका 2 था तो उसको 4 कर दिया, उसका 4 था तो उसका 2 कर दिया। सेकेंड इज रॉन्ग। Among the following cities, which one lies on the longitude closest to that of Delhi? So this answer is your A answer, because Hyderabad is eastward, Nagpur is also eastward, Pune is westward of Delhi, but Bangalore is near to the Delhi longitude. International Labour Organization Convention 138 182 138 182, very factual question. Still we can answer the question. B बोल रहे हैं कि एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। यार ILO का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से कुछ लेना देना नहीं ज़्यादा। ओके, सो सेकंड इज करेक्ट। रॉन्ग, फूड प्राइसेस का भी कुछ लेना देना नहीं, ILO तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेबर्स को देखते ना। सेकंड थर्ड बोल रहे हैं कि जेंडर पैरिटी एट वर्क फोर्स एंड चाइल्ड लेबर। चलो, अगर दोनों को देखोगे तो कौन सा मार्क करे। अगर एक कन्फ्यूजन होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रॉड है और जो ज़्यादा लाइमलाइट में है और ज़्यादा सीरियस इशू है उसको मार्क कीजिएगा ऑलवेज। तो चाइल्ड लेबर इज बिगेस्ट क्वेश्चन। ओके, जेंडर पैरिटी भी also biggest question, but child labor specifically they are saying child labor, so ए के तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट बोल रहा है मनी बिल। A bill shall be deemed to be money bill if it contains only provisions relating to the imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax. Okay,
तो अगर देखोगे तो दिस इज दी करेक्ट स्टेटमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 110 स्पेसिफिकली मेंशन ओनली स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड एंड कॉन्टिजेंसी, यस दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड बोल रहा है कि अ मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कॉन्टिजेंसी। ओके, मैंने बोला अल्टर चेंज, यहाँ पे कौन सा फंड रहना चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी तो हमारे एग्जीक्यूटिव के अंडर रहता है, प्रेसिडेंट देखता है इसको, अंडर फाइनेंशियल सेक्रेटरी। So third statement is wrong. This is the correct answer. C. 32. The value of the vote of each MLA varies from state to state. The value of vote of MP of Lok Sabha is more than value of vote of MP of Rajya Sabha. चलो, तो ऐसा कैलकुलेशन कैसा होता है, मतलब वोटिंग का जो वैल्यू रहता है वो कैसे डिसाइड होता है। चलो, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एमपी, टोटल एमएलए उस स्टेट्स के इस हिसाब से इच स्टेट का एमएलए का एक वोट डिराइव होता है, बिकॉज पॉपुलेशन इच स्टेट का अलग होता है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए भी अलग होता है। ओके, सो इच स्टेट सपोज एमपी का एमएलए का वैल्यू निकाल लिया, ओके, ओवरऑल, और ईच मतलब एमपी मतलब मध्य प्रदेश के एमएलए का हर सबका एमएलए का जो वोट है ना वो सेम ही रहेगा। ओके, अगर यूपी का भी ऐसा ही निकालेंगे, वो भी एक दूसरे के सेम ही रहेगा, बिकॉज फॉर्मूला इज सेम, टोटल पॉपुलेशन इज सेम, टोटल एमएलए नंबर इज सेम ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके, सो ऐसा महाराष्ट्र का भी निकाल लेंगे, गुजरात का ही निकाल लेंगे, मतलब सारे स्टेट को इसको मिला देंगे, इसका एडिशन कर लेंगे। ओके, मतलब टोटल एमएलए जो पूरे देश में है उनका हमें एक टोटल वैल्यू मिल जाएगा, हम उसको इक्वेट टोटल एमपी के वोट से करेंगे, बीट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। ओके, तो उसको कंबाइन करने के लिए एक टोटल एमपीज की वैल्यू मिलेगी हमें। ओके, और जो टोटल एमपीज की वैल्यू मिलेगी उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एमपीज। तो ईच एमपीज वोट इज इक्वल इन इंडिया। ओके, बट मतलब जो एमएलए का वोट है वो डिफरेंट रहेगा। ओके, वो कैसे डिफरेंट रहेगा, बिकॉज महाराष्ट्र के एमएलए का वोट का जो वैल्यू है डिफरेंट रहेगा, एमपी के वोट का मतलब मध्य प्रदेश के एमएलए का वोट का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, बट जो एमपी रहेगा तो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीट ऑफ राज्यसभा, बीट ऑफ लोकसभा, उनके सारे वोट सेम रहेंगे। तो ये यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली ए इज करेक्ट आंसर। अगर 32 देखेंगे, चलो दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, हमने पहले ही आई देखा है, तो दिस काइंड ऑफ थीम्स यूपीसी रिपीट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैंने उस टाइम में एक्सप्लेन किया था कि जो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके अंडर हो जाते हैं, उसका रेफरेंस ऐसा है कि उसको मिलिट्री का यूज़ ना कर पाए कोई भी देश, मतलब अगर एग्जांपल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के तहत उन्होंने टेक्नोलॉजी ले ली और उसको डाइवर्ट कर दिया मिलिट्री के टेक्नोलॉजी, तो दिस इज़ वेरी injustice and this also can increase the global nuclear arm race. So IAEA don't want to be get involved in such kind of phenomena. That's why civil nuclear reactors come under IAEA safeguards. This is the correct answer. चलो, फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन, चलो हमें कुछ नहीं पता, वी जस्ट नो इंडिया। यस, चाइना और एशियन के भी बहुत सारे अच्छे संबंध है, दैट्स वाई चाइना इज ऑल्सो राइट आंसर। मतलब सपोज दिस इज इंडिया, ओके, this is around Southeastern Asian nations, this is Australia, this is New Zealand, this is Japan, this is China, okay, और this is South Korea and all, okay, got it। तो जो आजू बाजू के देश है ना, मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन द ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, लाइक एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, तो ये 2 3 4 5, ये तो यार श्योरली दे हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और यूएसए और कनाडा का अगर देखोगे तो दे आर डिस्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस नेशन, सो they don't have any specific direct relations of trade, मतलब they also having good trade with ASEAN but they don't have the free trade agreement। अगर हम लगाएंगे Canada don't have any direct relation, मतलब they also have don't having any kind of very good diplomatic relations, they having but not in that amount, so Canada को हम निकाल लेंगे। हमारे पास बचे कितने बचे, 1 3 4 5, 1 3 4 5, so this is our right answer। क्लाइमेट्स ग्लोबल अलायंस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ओके। तो यार क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब ऐसा होता है कि एग्जांपल हम राइस प्रोड्यूस करते हैं, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, और राइस को जो फ्लडिंग इरीगेशन यूज़ करते हैं वहाँ से मीथेन गैस इमिट होता है, सो दिस इज़ नॉट द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ओके, तो इंडिया का मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट ऑन सच राइट प्रोडक्शन। तो इंडिया तो यार ग्लोबल अलायंस में इसके शामिल नहीं होगा, बिकॉज अगर इंडिया इसमें शामिल हो गया तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली ऐसे प्रोडक्शन को कम करेंगे तो जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया तो ऐसा चाहेगा नहीं, दैट्स वाई। अगर थर्ड स्टेटमेंट अगर देखोगे तो इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल एग्रीमेंट
ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट और दे जस्ट वांट यू टू नो दिस। तो थर्ड को निकाल दिया, वी गॉट अ आंसर ओनली 2। 35 आंसर इज बी। गॉट इट। सेकेंड थर्ड अगर देखोगे तो डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया प्लान, तो उसका एम क्या है? तो बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। अरे वो तो अलग ओवरऑल अलग फिनोमेनन है, कंपनीज का इस्टेब्लिशमेंट वो हम PLI में देखेंगे ना। तो डिजिटल इंडिया में क्या होगा, जो इंडिया के सारे डेटा है, ओके, जो सब्सिडीज है, मतलब एनीथिंग, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल एजुकेशनल, वो सर्विसेज को ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल इंडिया है ना। ऐसा थोड़ी कि ज़्यादा टावर लगा दो। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। 1 इज रॉन्ग, 3 इज कंपल्सरी करेक्ट। 2 को देखेंगे, इस्टेब्लिश द पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज overseas multinational corporation that collect big data to build their large data centers within our national geographical bodies। ओके, तो यार MNCs अगर आएंगे, अगर वो लार्ज डेटा सेंटर्स हमारे यहाँ पे बनाएंगे तो क्या करेंगे, डेटा थेफ्ट करेंगे, मतलब डेटा चुराएंगे। ओके, तो उससे क्या होगा, इंडिया का नुकसान ही होगा ना। गॉट इट। तो इंडिया तो डिजिटल इंडिया में तो मतलब अगर डिजिटल इंडिया का देखोगे भी नहीं तभी इस जनरल स्टेटमेंट को अगर देखोगे तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, मतलब निगेटिवली फ्रेम स्टेटमेंट। बिकॉज इंडिया को ऐसा करना होगा तो इंडियन MNCs को बोलेगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया नोज कि दे हमारा डेटा चुराते हैं, ओके, बिग डेटा। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओनली 3 इज करेक्ट। कनेक्ट अवर विलेजेस टू इंटरनेट, ब्रिंग वाईफाई टू मेनी अवर स्कूल्स, वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। और विलेज का देख रहे हैं ना, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे, सिर्फ डिजिटल एक्सेस देना, दैट्स कॉल्ड डिजिटल इंडिया। ओके, सो 36 इज बी। 37 अगर देखोगे तो यार इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। टाउन्स मेंशन इन एफ लाइक फुल टॉस, अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो रीजन है, अलेप्पो सीरिया वाज काइट इन न्यूज़। ओके, मजार ए शरीफ भी अफगानिस्तान का, वो बहुत न्यूज़ में था। तो A and 4 इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट्स। 37 बी। थर्ड 38, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब ही, अगर इवन यू डोंट नो, स्टिल यू नो द रेसिड्यू पावर्स मीन्स जो पावर्स की यार जो अलग नए डोमेन्स हैं, न्यू डोमेन्स जो कहाँ पे भी मेंशन नहीं है, उसके पावर्स किसको रहेंगे? इट्स मेंशन अंडर आर्टिकल 248 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कहता है कि पार्लियामेंट को सारे हक है इन 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 टूडेज डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ इंडिया। ओके, बट पार्लियामेंट को है मतलब क्या है, पार्लियामेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी है। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सा था? फेडरल लेजिस्लेचर। यार नो, फेडरल लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर दिए गए नहीं थे। लेकिन अगर गवर्नर जनरल अगर देखोगे तो उस टाइम द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर असेंबली और इन स्टेट। ओके, सो वी कैन गो फॉर द हाईएस्ट अथॉरिटी बिकॉज अगर कुछ पावर्स मेंशन ही नहीं है, कुछ नए से डोमेन्स आ रहे हैं, नए से चीज़ें आ रही है। एग्जाम्पल डिजिटल डेटा, दिस इज द काइंड ऑफ रेसिड्यूरी पावर। तो इसमें सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट नहीं बनाया ना लॉ। ओके, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट स्टेट ने थोड़ी बनाया। सो सच लाइक गवर्नर जनरल वॉज हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ दैट टाइम। सो बी के ऊपर हम जा सकते हैं। 39 का अगर देखोगे, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वाकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ असेंबली। यार ऐसा तो नहीं होगा, हाँ सॉरी, अगर 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 मेंबर मतलब वो स्पीकर कौन से बेस पे है कि वो हाउस का एक मेंबर है? अगर वो मेंबर ही निकल जाएगा तो स्पीकर कैसे रहेगा? वेरी राइट स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व, गॉट इट, द स्पीकर शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इमीजिएटली। इमीजिएटली स्टेटमेंट जानबूझ के डाला है, ओके, मैन्युफैक्चर किया है। ऐसे मतलब ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेशन पे भी ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अगर स्पीकर डायरेक्टली निकल आया तो जो नेक्स्ट चुन के आएंगे MPs MLAs, तो उनको कुछ उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पार्लियामेंट और असेंबली का डेकोरम है वो कौन मेंटेन करेगा? वो स्पीकर ही करेगा। और उसको उनको ओथ देने का काम मतलब जो प्रोटम स्पीकर वगैरह जो अपॉइंट करेगा वो स्पीकर ही करेगा, फिर वो लीव लेगा। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ए इज आवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? ओके, वी नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव अंडरस्टैंडिंग दैट अगर लॉ है, ओके, तो लिबर्टी उसका कम, अगर कौन सा भी लैम है, एग्जाम्पल डिफेमेशन लॉ है, तो डिफेमेशन लॉ है तो फिर आप किसी की बुराई ज़्यादा कर नहीं सकते, किसी को डिफेमेट नहीं कर सकते। ओके, तो उसका मतलब ऐसा है, अगर ज़्यादा लॉ हुए तो उसका लिबर्टी कम हो जाएगा। ये अपना कन्वेंशनल आपको जैसा अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत आपको ऐसा लगेगा, बट दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज क्या होगा, अगर लॉ बढ़ेगा, अगर लॉ है कौन सी भी चीज़ का, तो उसकी तरफ आपका पर्सनल जो कंडक्ट है वो अच्छा रहेगा, आप बुरी चीज़ करेंगे नहीं, तो उसके तहत बाकी के लोगों का जो लिबर्टी है तो बढ़ेगा ऑब्वियसली।
अगर आप गलत चीज़ों को कम करोगे इंडिविजुअली तो सोसाइटी का लिबर्टी ज़्यादा बढ़ेगा. सो दैट्स वाई मोर लॉ इज मोर लिबर्टी. गॉट इट. इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी. दिस इज अवर कन्वेंशनल थिंकिंग बट दिस इज रॉन्ग. इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी. ऐसा भी नहीं हो सकता बिकॉज सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग भी होंगे डिस्पाइट हैविंग नो लॉज, तो बाकी के लोगों को लिबर्टी को प्रोटेक्शन देंगे. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड बोल रहा है इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव्स टू बी मेड बाय द पीपल. दिस इज रॉन्ग. इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर. क्या बोल रहे हैं? 40 का अगर आंसर देखोगे तो दिस आंसर मैंने अक्सर आपको बी जानबूझ के गलत बताया था बट इसका आंसर बी ही होगा बिकॉज इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी. एब्सोल्युटली लॉ बचा ही नहीं तो मैंने बोला था उस टाइम कि यार कुछ लोग अच्छे होंगे तो क्या बाकी के लोगों का लिबर्टी का ख्याल रखेंगे. बट ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया. कुछ लोग तो यार हम मतलब स्टेट ऑफ नेचर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे कोई लॉ ही नहीं तो यार श्योरली देयर विल बी नो लिबर्टी. सो बी इज आवर आंसर. उसका अगर राइट स्टेटमेंट देखोगे तो लॉज आर द रीजन फॉर लिबर्टी, मतलब देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी. बी इज आवर राइट आंसर. अगर 41 देखोगे ये बोल रहा है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड ओके अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. सो पॉलिटी से एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट पिकअप किया है. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. यस, अगर वैसा करोगे तो फाइन ऑटोनॉमी जो है गवर्नर का तो कम हो जाएगा और उसका जो फंड है मतलब वो कम हो जाएगा. सो दैट्स वाई नो वन वांट्स टू गवर्नर टू एक्ट इन बायस्ड वे. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो 41 का हमारा हो गया सी. बनी ठनी बिलोंग्स टू, yeah this belongs to Kishangarh. You should know the classification of paintings. Okay, Pahari painting, then Rajasthani painting. Okay, so Bani Thani is a part of Rajasthani painting. Kishangarh and Kangra are part of Rajasthani painting. Okay, and Bani Thani specifically mentions in Kishangarh. चलो, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड डिफेंस थर्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज़. मैंने बोला था इटिमोलॉजी करने का ऐसे स्टेटमेंट्स अगर ऐसे क्वेश्चंस में. यार इजरायली अगर होगा ना तो इजरायली कुछ तो भी इंग्लिश नाम नहीं रखेगा, कुछ तो भी वो जीविस टाइप लैंग्वेज में रखेगा. इंडिया भी यार ऑलवेज शक्ति, ध्रुव, परम, मिसाइल. सो आर हिंदी नेम्स, तो इंडिया का भी नहीं होगा. अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम इंग्लिश है तो अमेरिकन होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा. सो अवर आंसर इज सी बिकॉज साउथ कोरिया भी उसके लैंग्वेज में नाम रखेगा ना. गॉट इट. चलो, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ओके, अगर उसका देखोगे तो ये बोल रहा है कि द मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कृतिस आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. चलो इसको होल्ड करते हैं. त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास. कितना जनरल स्टेटमेंट है, सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ओके, अगर देखोगे नेक्स्ट स्टेटमेंट तो बोल रहा है कि अन्नामाचार्य एंड त्यागराजाज आर कंटेम्प्रेरीज. मैंने पहले ही बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर यूपीएससी कंटेम्प्रेरीज सेम पीरियड को बोलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. तो हम पहले थर्ड को कट कर देंगे. थर्ड को कट कर दिया, हम आंसर तक पहुँच गए. क्या 2 and 4 ओनली. त्यागराजा क्रिएटेड न्यू रागास एंड अन्नामाचार्य कीर्तनास वे डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा. ओके, तो क्या होगा कि क्रिएट एंड ये तो जनरलिस्टिक हो गया सेकेंड. थर्ड अगर देखोगे तो ये भी राइट स्टेटमेंट है लेकिन कंटेम्प्रेरीज का हमने निकाल दिया. और यहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा है ना, यहाँ पे लॉर्ड रामा था, उनको अल्टर चेंज करने के लिए ईजी हो जाता है. दैट्स वाई आंसर बी इज और करेक्ट आंसर. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो बोल रहा है कि रूल ऑफ लॉ. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज अ मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो लिमिटेशन ऑफ पावर. यस यार, अगर पावर मतलब अगर रूल ऑफ लॉ है तो लॉ के पावर मतलब लॉ के अंडर जितने ही पावर हो गए उतने ही मिलेंगे. तो ऑथोरिटेरियन पावर्स और जो अनलिमिटेड पावर्स है उसको लिमिट हो जाएगा. दैट्स वाई फर्स्ट इज करेक्ट. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, तो अगर नेक्स्ट देखोगे तो पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, बिकॉज देर इज अ executive responsibility to the what legislature and people responsibility to government. This is not the kind of rule of law. The third is wrong statement. Okay, और we know the first is correct, so we got the answer C. Okay, तो ऐसे स्टेटमेंट्स मतलब ऐसे आंसर्स को फ्रेम किया गया रहता है. वी कैन से दी ओके, तो ऐसे हम आंसर तक डिराइव कर सकते हैं. नेक्स्ट बोल रहा है 46 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी. द मनी विच इज टेंडर्ड इन द कोर्ट. कोर्ट का कुछ संबंध नहीं है मनी के. कोर्ट. थर्ड बोल रहा है द मनी द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज. नो यार, दिस नो डोंट कॉल लीगल टेंडर. द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री. तो बट लीगल टेंडर है मतलब द मनी विच इज क्रेडिटर इन द अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स. मतलब एग्जाम्पल, अगर आरबीआई ने कुछ तो भी
करेंसी को इशू किया है। ओके, तो जो जो इसने मतलब आरबीआई ने अगर क्रिएट किया है तो आरबीआई कुछ तो भी मतलब इंडिया में ऐसा रखेगा कि उस करेंसी से कुछ कौन सा भी सेटलमेंट पॉसिबल होगा। ओके, अगर वो करेंसी नहीं चल रहा है तो आरबीआई इज बाउंड टू टेक दैट करेंसी इन रिटर्न एंड विल गिव द एग्जैक्ट अमाउंट सेम इन अदर फॉर्मेट। गॉट इट? सो इसका मतलब होता है लीगल टेंडर, मतलब वो बाउंडेड है। ओके, तो अगर नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द इफ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट देन तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। रॉन्ग। ईच मतलब ये एक्सट्रीम है। ईच स्टेटमेंट ईच कमोडिटी हैव्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सेकेंड बोल रहा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड। नो यार, नो नॉट इग्नोर्ड। थर्ड बोल रहा है मतलब कौन से भी सपोज वी गेटिंग सब्सिडी, मतलब वी गेटिंग 50,000 स्पॉन्सरशिप आफ्टर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। ओके, तो गवर्नमेंट अपने को ये 50,000 दे रहा है। अगर हमें नहीं देता फ्री में तो ये क्या करता है गवर्नमेंट, सपोज कुछ तो भी सपोज HAL को दे देता और उससे हम तेजस राफेल मतलब तेजस को बनाने को वो फंड देता। मतलब ये तेजस को बनाने में जो पैसा है उसको गवर्नमेंट ने इग्नोर किया ना, और उसका जो एक्स्ट्रा ट्रांसफरेशन है वो हमें ट्रांसफ़र किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या किया, ट्रांसफ़र फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। और जो पैसे है वो कहाँ से आते हैं, टैक्स पेयर से। तो थर्ड इज अवर राइट आंसर। ओके, अगर 48 का देखोगे तो ये बोलता है कि इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP डू नॉट कैनॉट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। अगर GNP और GDP ये क्या है, एक सिर्फ अपने मेजरमेंट के टूल्स है, मतलब ये ग्रोथ रेट वगैरह देखता है लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चर आउटपुट। दिस इज रॉन्ग। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल, सेम कर दिया है लेकिन रॉन्ग। बिकॉज अगर GNP एंड GDP बढ़ भी रहा है स्टिल समटाइम्स पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है। दैट्स वाई दिस इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टू अचीव। और डेवलपमेंट के यही पैरामीटर्स है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री मतलब कौन सी भी नेशन में इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना है और मतलब दीज आर द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑब्वियसली, बट दीज आर नॉट द डायरेक्ट फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। और पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इज मतलब पावर्टी तो ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। अगर पावर्टी हाई है तो उसका हम डेफिनेटली वी विल से कि उस स्टेट में डेवलपमेंट कम है। व्हाट इट? तो सी इज अवर राइट आंसर। 49 का अगर देखोगे तो बोल रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच एनेबल्स इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री टू अक्यूमुलेट मोर कैपिटल। ओके, सेकेंड बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। यार यू नो ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि यार ह्यूमन का जो कैपेसिटी है ऑफ दैट स्किल नॉलेज, सो दैट कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग इन केस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशनल मोरल स्पिरिचुअल थिंग्स को बढ़ावा दे सके उसके हिसाब से। तो मोर कैपिटल यहाँ पे बोल रहा है, मोर कैपिटल एक फाइनेंस बोल रहा है, मतलब फंड बोल रहा है। ज़्यादा फंड एक्यूमुलेट करके कौन सा भी आदमी का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज डेफिनेटली करेक्ट। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, ये तो यही हो गया। टेंजिबल मतलब दिस दोज थिंग्स दैट आर गेट मेजर्ड, बट नॉलेज इज नॉट मेजर्ड ना, एंड दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। और इंटेंजिबल वेल्थ, यस यार, नॉलेज स्किल कैपेसिटीज आर इंटेंजिबल वेल्थ, दैट्स वाई सी इज अवर करेक्ट आंसर। 50 बोल रहा है डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज। मतलब बैंक्स में मतलब लोगों के हाउस होल्ड के पास बहुत ज़्यादा सेविंग है लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ऐसा हो सकता है अगर हम ₹1 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसका फॉर्मेशन सपोज इन आइडियल इकोनॉमी 0.5 का रिटर्न मिलेगा। एक रुपया इन्वेस्ट करके 0.5 का आउटपुट मिले। दिस इज इन आइडियल इकोनॉमी। ओके, मतलब गुड फंक्शनिंग इकोनॉमी। बट इंडिया के केस में क्या है, ड्यू टू हाई इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, मतलब 0.5 आउटपुट करने के लिए हमें ₹5 देने पड़ते हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं कि इनएफिशिएंट इकोनॉमी। तो हमारा आईक्वार जो है ना वो ज़्यादा बड़ा है, दैट्स वाई हम ज़्यादा पैसे देकर भी उसका उतना डेवलपमेंट का मतलब फॉर्मेशन नहीं, कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। मतलब सपोज ₹5 में 5 यूनिट बनते हैं। ओके, मतलब कैपिटल फॉर्म होता है 5 यूनिट ₹5 में इन आइडियल इकोनॉमी, मतलब गुड इकोनॉमी। बट इंडिया में अगर ₹50 देने पड़ेंगे 5 यूनिट को बनाने में तो उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो हाई। मतलब एक यूनिट को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा इंक्रीमेंटल इन्फ्यूजन करना पड़ेगा वो इंडिया में हाई, मतलब इसकी वैल्यू हाई। दैट्स वाई हमारा जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट है कैपिटल फॉर्मेशन का वो बढ़ नहीं पाता। दैट्स वाई हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। दिस इज अवर राइट आंसर। After the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by colonial government? संथाल अपराइजिंग को सबसाइड करके, ओके, तो
द टेरिटरीज कॉल्ड संताल परगनाज वर करेक्टेड, दिस इज द करेक्ट, मतलब इसको ऑटोनॉमी दे दी गई थोड़ा, और इस एरियाज में कॉलोनी का जो फॉरेस्ट के जो लॉस थे उसको थोड़ा कम स्ट्रिक्ट कर दिया। सेकंड बोल रहा है इट बिकम्स इलीगल फॉर संताल्स टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संताल्स, और यार हर एक ट्राइबल्स का तो यही रहता है कि हमारे ट्राइबल लैंड्स को कोई इंक्रोच ना करे। सो संताल्स वर द ट्राइबल पॉपुलेशन, और अगर ये सब जनरल लॉजिक भी लगाओ तो ये तो सही हो सकता है। ओके, सो 51 का हम जाएंगे सी पे। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज, कौन सा रिजल्ट था 19th सेंचुरी में? इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ऑब्वियसली रॉन्ग। उसके उस मतलब यूपीएससी ऐसा करेगा ना कि ब्रिटिशर्स की जो रॉन्ग चीज़ है ना वो हाईलाइट करेगा ऑलवेज। तो पहला तो गुड थिंग हो गया, ये तो हाईलाइट नहीं करेगा, सो दिस इज रॉन्ग। सेकंड बोल रहा है ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, यार रॉन्ग। 18th सेंचुरी में कौन से, उस टाइम तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में चल रहा था और इंडिया मोस्टली उसको फंड ही कर रहा था, तो इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज क्यों बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। थर्ड बोल रहा है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, आईआर को बढ़ाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगने थे तो इंडियन एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करने के लिए उसका मैंडेट था, दैट्स वाई कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज द मेन रीजन और द मेन we can say result of rule in India. C is our right answer. If the president of India exercises power as provided under article 156, मतलब president rule, okay, मतलब constitutional emergency भी बोलते हैं इसको, of the constitution in respect of the particular state, then the assembly of the state is automatically dissolved. Automatic, wrong. Assembly dissolve नहीं होता, because if assembly get dissolved it is the blow to the federalism, okay, because assembly get elected by the people, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कभी भी टाइम उसको डिसॉल्व कर सकती है, फिर से इलेक्शन करवा सकती है। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, बिकॉज इफ सेंट्रल में अगर कांग्रेस रूल कर रही है, स्टेट में भी अगर बीजेपी रूल कर रही है, कांग्रेस क्या करेगा, स्टेट को प्रेसिडेंट रूल लगवा लेगा और असेंबली को डिसॉल्व करेगा, फिर बाद में इलेक्शन लगवाएगा, फिर अपनी कांग्रेस की गवर्नमेंट उस स्टेट में प्रस्तापित करने के लिए प्रयास करेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए अगर प्रेसिडेंट रूल लगा तो सिस्टम असेंबली डिसॉल्व नहीं होता। ओके, उस टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो डिसॉल्व हो जाता है। द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यस दिस इज करेक्ट। ओके, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, यस ऑब्वियसली रॉन्ग, बिकॉज इट इज गेट सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल, मतलब जो नेशनल इमरजेंसी उस टाइम पे वो सस्पेंड होता है। ओके, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट, बट दिस इज द पार्लियामेंट दैट कैन मेक लॉ इन सच, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो आवर आंसर इज बी। चलो 54 का अगर देखोगे तो पट्टी पुट्ठुकल्ली शॉल्स, यार ये तो थोड़ा लग ही रहा है थोड़ा तमिलनाडु का टाइप का नेम। सुजनी महाराष्ट्र मराठी का तो नेम नहीं लग रहा है, थोड़ा एटिमोलॉजी देखोगे तो सेकंड इज रॉन्ग। और उपड़ा जमदानी सारीज कर्नाटका, ये भी रॉन्ग है, और ओनली आंसर इज 1। जो फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, कैन भी बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैन भी रहा तो ऑल ऑफ द अबव पे जाएगा, बिकॉज जीपीएस तो कहीं भी यूज सकते हैं, कौन सी भी टेक्नोलॉजी पे हम जीपीएस लगवा सकते हैं। 55 डी इज अवर करेक्ट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट एंड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यार आरबीआई इज द हाइस्ट बैंकिंग अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। सो ऐसा तो करेगा नहीं कि सेंटर का कर रहा है और स्टेट का करेगा नहीं, बिकॉज स्टेट डोंट हैव एनी सेंट्रल बैंक ना, स्टेट डोंट हैव एनी सेंट्रल बैंक, स्टेट हैव सेंट्रल बैंक एज सेंटर हैव विच इज़ आरबीआई। तो स्टेट का भी सेंट्रल बैंक आरबीआई है, स्टेट का भी सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो वो तो दोनों का ही करेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर यूपीएससी ऐसा बोलेगा कि अगर एक चीज़ एक ऐसा काम करती है और एक ऐसा काम नहीं करती, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत ही होते हैं। फर्स्ट इज रॉन्ग, गॉट इट। थर्ड इज अवर डेफिनेटली करेक्ट आंसर। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो सेकंड बोल रहा है ट्रेजरी बिल्स आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर वर नो ट्रेजरी बिल्स इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यस एक्चुअली दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज स्टेट authorities can issue state developmental bills, not the treasury bills. So second is correct, तो we got the answer C। 57 का अगर देखोगे तो ये बोल रहा है the earth magnetic field has reversed every few hundred thousand years। okay, so this is correct, because अगर जियोमैग्नेटिक का अगर देखोगे तो मतलब जो मैग्नेटिक पोल्स का अल्टर चेंज होता है तो वो होता है, तो हमें जियोमैग्नेटिक के हमें रिकवरी के बाद पता चलता है, और बेसिक जियोग्राफी का क्वेश्चन है, दिस इज राइट स्टेटमेंट। सेकेंड बोल रहा है when the earth was created more than 4000 million years ago there was 54% oxygen and no carbon dioxide, very extreme statement है, कुछ तो भी माइन्यूट परसेंट में तो होगा, सो सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड देखेंगे when living organism originated
दे मॉडिफाइड द अर्थ अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। यस ऑब्वियसली, अगर कौन सा भी छोटा छोटा क्रिएचर है और ऑर्गेनिज्म है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ तो भी तो इम्पैक्ट करता होगा ना, ऑब्वियसली करता होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। द टर्म WannaCry, पेटे एंड इटर्नल ब्लू, दे वर दी साइबर अटैक्स दैट टाइम्स इन न्यूज। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। With reference to circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Agricultural conservation मतलब एग्रीकल्चर का ओवरऑल जो मतलब लैंड इरिगेशन भी कंजर्व करना और उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है उसको भी कम करना, मतलब निगेटिव इम्पैक्ट को। दैट्स कॉल्ड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर? अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस। यस सर, मतलब यहाँ पे अगर जो भी अच्छा चीज़ें होगा ना जो एग्रीकल्चर को अच्छा सस्टेनेबल बनाने के लिए कोशिश करेगा, दैट कैन बी योर आंसर इवन इफ दे डोंट हैव दी एनी डायरेक्ट कनेक्शन। गॉट इट? मैंने बोला था कि जो पॉजिटिव है सारे ऑप्शन पॉजिटिव में अच्छे सही होंगे। जो अगर निगेटिव फिनोमेना बोल रहा है तो नेगेटिव के फिनोमेना के ऑप्शंस को निगेटिव मतलब सही हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है तो पॉजिटिव कौन सी चीज़ें देखोगे? मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस अवॉइड कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज है, अच्छी चीज़ है, गुड। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, यार प्लांटेशन क्रॉप्स को अवॉइड करने के लिए तो ये तो पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अगर प्लांटेशन क्रॉप्स को अवॉइड कर देंगे मतलब शुगर केन कॉटन, तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जो एग्रीकल्चर आउटसोर्स का इनकम कम हो जाएगा। दिस इज नॉट दी टाइप ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। थर्ड वी कैन एलिमिनेट, इफ वी कैन एलिमिनेट थर्ड देन वी डायरेक्टली कम टू आवर आंसर। ओके, सो 459 का अगर हम आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। गॉट इट? सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि यार मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रैगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। मतलब इसको एंथ्रोपोसिन भी बोलते हैं, मतलब जो जो लुप्त होता जा रहा है, एक्सटेंशन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, और दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनकाइंड। ओके, मतलब एंथ्रोपोसिन। 61 IRNSS अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है ना, उसको बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट है IRNSS हैज 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit. So this is correct statement. IRNSS covers entire India and about 55 square kilometer, 5500। अगर यार आपको मेजरमेंट का कोई अंदाजा होगा ना तो 55 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है कि यहाँ पे भी 5500 किलोमीटर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब इतना बड़ा पैच कवर कर रहा है। दिस इज इलॉजिकल। 5500 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये आप तक आप यहाँ से इंडिया के यहाँ तक अफ्रीका के पीछे, मतलब इस साइड से भी कवर करेगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया भी कवर करेगा, इतना तो बड़ा है नहीं। सेकेंड इज रॉन्ग, पहला इज राइट। वी गॉट आवर आंसर। सेकेंड बोल रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेडिक्शन किए गए थे, कौन से सही है? ओके, 62 तो उसका देखेंगे लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। यस, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, दैट्स वाई हमें एग्जांपल अगर 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 ए अर्थ है, ए समवन कौन सी तभी गैलेक्सी है, और हमें अगर इस स्पॉट को देखना है, ओके, इस स्पॉट को देखना है तो लाइट ऐसा ट्रैवल करेगा। इसको मतलब माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसा देखा गया कि ये जो इसकी जो ग्रेविटी ना, इससे लाइट इफेक्ट होता है। ओके, दैट्स वाई लाइट इज गेट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग। यस, इसको रेड शिफ्ट भी बोल रहे हैं, जो चीज़ें वो दूर दूर जा रही, दैट्स वाई रेड शिफ्ट। ओके, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। मैटर रैप्स एट सराउंडिंग स्पेस टाइम। यस, मतलब इसका एग्जाम्पल ऐसा है, पहले बोलते थे कि यार ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी जो है वो तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसे मैटर वार्प करता है, मतलब एक स्पेस टाइम कंटिन्यूम जो होता है लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर हेवी ऑब्जेक्ट रहेगा एग्जांपल सन, तो उसको एक डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब नीचे से ऐसा हॉलो कर देगा, तो उस टाइम पे जो प्लैनेट्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज द मेन एक्सप्लेनेशन गिवन ऑफ ग्रेविटी बाय आइंस्टाइन इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आप एक बार स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी देख लीजिएगा। ओके, वो आपको आगे में क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर। 63 का अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने अगर देखा थर्ड स्टेटमेंट, तो GM मस्टर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे जो फैक्ट्स और यूनिवर्सिटी बोर्ड्स और मिनिस्ट्रीज के नेम होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत दे देते हैं। तो थर्ड इज रॉन्ग स्टेटमेंट, और उनको दे जस्ट वांट कि यार रिसेंटली GM मस्टर्ड आया तो किसने डेवलप किया है, ये आपको बेसिकली पता चाहिए। तो वी गॉट द आंसर। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट? अगर नेक्स्ट देखेंगे 64, ये बोल रहा है क्रिस्पर Cas9।
तो दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो क्या क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, जो आपके फंक्शनल जीन्स और डीएनए का पेयर होता है उसको कट करता है। अगर जो फॉल्टी डीएनए होते हैं उसको ये निकाल लेता है और उसको रिप्लेस कर देता है। ओके, मतलब अगर जेनेटिक डिजीज़ वगैरह कुछ हुआ तो उसको ये अच्छा करने के लिए मायने बहुत रखता है। दैट्स वाई ऑल्सो गिवन द नोबेल प्राइज फॉर दिस क्रिस्पर कैस9 डिस्कवरी। सो ये पार्टिकल फिजिक्स का नहीं है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी का है। सो दिस इज द मेन टोन ऑफ द क्वेश्चन कि यू शुड नो दिस। और आप सबको पता है कि ब्लॉकचेन या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, दिस इज द राइट वन। सो थर्ड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, वी गॉट द सेकंड इज राइट। बेले एक्सपेरिमेंट, we don't know anything about Bell experiment, still we can arrive at our answer. नेक्स्ट बोल रहा है कि कार्बन फर्टिलाइजेशन बोल रहा है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कर रहा है कि एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ऑल रॉन्ग, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशियन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। यार एटमोस्फियर, ओशियन, ओके, ओशियन का तो उसका कुछ रेफरेंस ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। ये अगर कुछ तो ये पूछ रहा है तो हम ये जानबूझ के कर रहे हैं ना, कार्बन फर्टिलाइजेशन, वॉट इट। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं हम तो डायरेक्टली करेंगे नहीं। अगर टेम्परेचर ऑफ अर्थ का कुछ बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये तो हम जानबूझ के कम करेंगे नहीं ना, वो तो उसके अलावा हम कम करेंगे। तो दिस इज़ नॉट दी थिंग वी हैव टू डू, बिकॉज दिस इज द थिंग वी बी डूइंग। ओके, वी हैव बीन डूइंग कार्बन फर्टिलाइजेशन। अगर पहला पढ़ेंगे, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ओके, 66 अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ये बोल रहा है कि यार एक ऐसी चीज़ है, सबको कनेक्टेड है, सब चीज़ों को कनेक्टेड है। अगर आप उठेंगे तो आपको बेल बजेगा, कॉफ़ी रेडी हो जाएगा। ओके, तो सब मतलब कनेक्टेड है, आपके रूटीन चीज़ें जो है, अगर फ़ैन गीज़र वगैरह देखोगे तो आप आपस में कनेक्टेड है। तो ये मोस्टली क्या बोल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग बोल रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या कर रहा है, एग्जाम्पल, अगर सपोज एग्रीकल्चरल फील्ड में आपने इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ किया है, तो अगर मॉइस्चर कम हो जाएगा सॉइल का, तो प्रिसीजन जो रिमोट से प्रिसीजन जो हमारे रोबोट्स रहेंगे वो क्या करेंगे, उसको सेंस करेंगे और मैसेज देंगे, फिर आपका इरिगेशन चैनल अपने आप से शुरू हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, सो बी इज योर राइट आंसर। अगर नेक्स्ट देखोगे 67, विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेपर यूज्ड, यार नो, वी मोस्टली इम्पोर्ट्स इट फ्रॉम द चाइना। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। और फैक्ट भी बोल रहा है थर्ड, the solar power tariffs are determined the solar energy corporation, wrong. Solar power tariffs also get determined by the what, our energy corporations, which determine our we can say the electric energy. ओके, सो ये जानबूझ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए मदद कर रहा है। टैरिफ्स तो अपना वही एमएससीबी डिस्कॉम्स वगैरह ही डिटरमाइन करते हैं, व्हाट इट। सो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, वी गॉट आंसर डी। सो 68 अगर देखोगे तो ये बोल रहे हैं विच ऑफ द स्टेपल कम्युनिटीज एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल। ओके, तो कौन से बंगाल से एक्सपोर्ट करते थे। 68 का अगर देखोगे तो रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स तो पहले से हमारे यहाँ पे कम है, तो ये तो कल अब रिसेंटली हमने एक क्वेश्चन भी देखा कि इंडिया इंपोर्ट्स लॉट ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, तो ऑयल सीड्स तो कम ही है, तो बी तो कम हो जाएगा, एक गया। ओके, सेकेंड बोल रहा है शुगर, साल्ट, जिंक, लीड। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। बंगाल में यार ज़्यादा जिंक तो आएगा नहीं। ओके, और लीड भी बंगाल में इतना ज़्यादा प्रमाण में मात्रा में अवेलेबल नहीं, सेकेंड ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड बोल रहे हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, स्पाइसेस टी। ओके, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज टी तो वेस्ट बंगाल में मतलब ठीक है आता है, लेकिन स्पाइसेस तो मोस्टली साउथ से ही आते ना। ओके, तो वेस्ट बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल में क्या क्या उगाया जाता था अच्छे से, वही तो एक्सपोर्ट करेंगे बंगाल से। ऐसा नहीं कि यार स्पाइसेस साउथ से आते थे तो पहले साउथ से वेस्ट बंगाल में लाते होंगे फिर वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट करते होंगे, दिस इज़ वेरी इलॉजिकल। अगर लास्ट स्टेटमेंट देखोगे, कॉटन यस, सिल्क यस, साल्ट पेत्र यस, ओपीएम यस, ऑल वेर प्रोड्यूस्ड इन वेरी ग्रेट अमाउंट इन बंगाल इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, दैट्स वाई वी कैन गो फॉर ऑप्शन डी। अगर 69 देखोगे तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, active all India participation of lawyers, students and women in Indian movement, wrong. This is the non-cooperation movement statement, so not happened in the Champaran. Second बोल रहा है active involvement of Dalit and tribals communities, sorry Champaran were mostly focused in the agricultural and farmer sectors. तो ये बोल रहा है कि joining the peasant unrest, yes, this is the correct statement. This was the first movement of Gandhi when he arrived in India. Okay, so C is our right answer. हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा, चलो ऐसे हम इसका कैसे लॉजिक लगा सकते हैं।
चलो हमें सपोज वी डोंट नो द हिंदू मजदूर सभा, स्टिल वी कैन हाउ वी कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो अभी पिल्लाई ये साउथ का लग रहा है, ओके। और इस हिंद मजदूर सभा जो दिख रहा है ना, ये मोस्टली हिंदी नेम है। हिंदी नेम है मतलब कुछ तो भी नॉर्थ इंडियन और अराउंड वेस्ट इंडियन लोगों ने ही तो बनाया होगा ऑब्वियसली। साउथ का अगर बनाते तो कुछ तो भी ऐसा सदन उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन होता ना नाम में, गॉट इट। तो ये तो होगा ही नहीं, पिल्लाई जॉर्ज, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड बोल रहे जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, एम एन रॉय। यार एम एन रॉय तो मार्क्सिस्ट थे और ये जयप्रकाश नारायण मोस्टली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। दोनों एक साथ में तो नहीं बताएंगे, बी इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट अगर देखोगे कि अय्यर, पंतुलू, दिस वर दी सदर्न पर्सनैलिटीज के कामराज, ओके। सो दिस वॉज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। अगर लास्ट का देखोगे मेहता, रामानुजन, सो ये थोड़े रिलेवेंट लग भी रहे, एक ही एरिया के भी लग रहे, तो वेरी हाई चांसेस दैट दे मेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। With reference to the religious practices in India, this Sthanakvasi belongs to the Jainism. Okay, you know the many sects of Jainism, or UPSC can ask most of the questions from Buddhism and Jainism. So even you don't know this Sthanakvasi, still you can make logic that answer तो दोनों में से रहेगा, okay. Next one, 72. White marbles were used in making the Buland Darwaza and Khanka at फतेहपुर सिकरी अकबर, ओके। और अकबर मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखोगे तो रेड स्टोन सी यूज़ करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके फोर्ट्स में। वाइट मार्बल्स का यूसेज अकबर के टाइम में बहुत कम था, इसलिए इसे ब्रॉड थीम्स आपको पता चाहिए। एग्जाम्पल अगर जहांगीर देखोगे तो पेंटिंग के माहिर थे। अगर आप उनके ताजमहल जिन्होंने बनाया उनका नाम था शाहजहान अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डेकोरेटिव और लस्टर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऐड करते थे, तो उनके टाइम पे वाइट मार्बल का यूसेज बहुत ज़्यादा था। और फतेहपुर सिकरी को बुलंद दरवाजा जो बनाया था अकबर ने, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे उनके मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन में। दैट्स अगर स्पेसिफिक आपको वाइट मार्बल पता भी नहीं होगा तो अकबर की तरफ से आप ऐसा लॉजिक लगा कि इसको रॉन्ग मार्क कर सकते हो, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, सेकेंडली उन्होंने रेड सैंडस्टोन का मेंशन किया है, तो आपको एक हिंट दे रहा है कि यार वाइट मार्बल्स ने रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया था, ओके। तो रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वेर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामदारा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ, दैट वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। सो वी गॉट द आंसर 72D. Which of the following foreign travelers elaborately discuss about diamond and diamond mines? The answer was Jean Baptiste Turnover, okay. आपको ये सारे फॉरेन एलिमेंट्स ट्रैवलर्स पता चाहिए, कौन से पीरियड में आए थे, उन्होंने मेजर काम क्या किया, कौन से रूलर्स के पैट्रोनेज लेकर आए थे, ये भी आपको पता चाहिए। सो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं यूपीएससी में। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हू अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा, सो दैट वाज द मैत्रेय, बिकॉज अवलोकितेश्वरा एंड Padmapani and Avalokiteshvara are the part of Ajanta paintings, okay, and Maitreya Buddha was future Buddha, got it. So such kind of basic philosophical elements you should know about religion like Buddhism and Jainism. Which of the following statement does not apply to system of subsidiary alliance? Not apply, introduced by Lord Wellesley. The maintain of large standing army at other expense, yes. और ब्रिटिशर्स का नेगेटिव चीज़ हाईलाइट करेगा यूपीएससी, तो दूसरे के एक्सपेंस से ही लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते थे ब्रिटिशर्स, okay. So this was right. To keep India safe from Napoleon, yes. To secure fiscal income for company, wrong. This because this was not directly related with the income, this was related to the empire's security, okay. To establish British paramountcy, yes, this was also correct. This was the wrong statement, C. Which of the following led to the introduction of introduction of English education in India? English education को किसने इंट्रोड्यूस किया? 76 का अगर देखोगे तो ये बोल रहे चार्टर्ड एक्ट, यस यार 1 लाख फॉर इंग्लिश एजुकेशन को दिए थे। जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यस, दैट्स ऑल्सो सजेस्टेड द इंग्लिश एजुकेशन। ओनली ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, in that also anglicist won the battle, okay. And after that Macaulay's and all minutes were the promoters of the English education, तो all D are the correct here. most of the times ऐसे क्वेश्चन में आप D मार्क कर सकते हो, अगर ज़्यादा डिस्प्यूटेड ऑप्शन नहीं होगा तो आप D कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, ओके। तो अगर उसका देखोगे तो कोल्लेरू तो कृष्णा गोदावरी के पास है, नैनीताल ऑल्सो गॉट इट, रेणुका, तो कोडेकनाल बचा, ओके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने पहले बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिनिस्ट्री गलत बताएगा, और कौशल विकास है मतलब स्किल डेवलपमेंट है ना, तो स्किल डेवलपमेंट क्या करेगा, अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को दे देगा
jurisdiction. तो first is wrong. 2 is compulsory correct. We just have to look third option. It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to national skill qualification framework. यार कॉम्पिटेंसी अनरेगुलेटेड जो है उसको देख रहा है और वर्कफोर्स को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को अलाइन कर रहा है, विच इज़ वेरी जनरलिस्टिक एंड वेरी गुड थिंग ऑल्सो, विच कौशल विकास योजना कैन डू ऑब्वियसली. सी इज अवर राइट आंसर. स्वराज्य सभा, विच आर द फॉलोइंग चेंज इज नेम टू स्वराज्य सभा. तो अगर देखोगे तो ये था अपना ऑल इंडिया होम रूल लीग. ओके, अगर उस टाइम पे गांधी आए थे तो उन्होंने इसको टेक ओवर करके उसका नाम स्वराज्य सभा बाद में रख दिया था. जो द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन अर्लीस्ट, अगर ये आपको पता चाहिए, लेकिन अगर देखोगे तो स्वामी दीनदयाल आर्य सभा, दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण. यार ये तो उन्होंने इंडिगो रिवोल्ट पे लिखा था, और इंडिगो रिवोल्ट आपको पता होगा कि यार सबसे पहले बना था, बिकॉज आनंद मठ ये तो बाद में लिखा गया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर भी बाद में बने थे, लेकिन ये इंडिगो रिवोल्ट पे दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण पहले आया था. 81. Which of the following are the possible consequences of heavy sand mining? Heavy sand mining is negative phenomenon. जो भी ऑप्शन में नेगेटिव चीज़ें रहेंगी ऑल आर करेक्ट. डिक्रीज सैलिनिटी ऑफ द रिवर. डिक्रीज सैलिनिटी इज गुड थिंग, नॉट द बैड थिंग. दैट्स वाई दिस वुड नॉट बी द कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज दिस इज द गुड थिंग. मैंने बोला है कि नेगेटिव चीज़ें जो होंगी वो होंगे. करेक्ट. ओके. सेकंड बोल रहा है पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. यस, नेगेटिव थिंग है, बराबर है. लोअरिंग ऑफ वाटर पिच नेगेटिव है, बराबर है. तो ऑल 2 and 3 आर करेक्ट. गॉट इट. With reference to agricultural soils, consider the following. A high content of organic matter in the soil drastically reduced its water holding capacity. यार जितना organic content ज़्यादा रहेगा उतना water holding capacity भी ज़्यादा रहेगा. That's why. Okay, because ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो उस सॉइल को हम अच्छी सॉइल मानते हैं ना. अच्छी सॉइल मानते हैं मतलब उसका टेक्सचर अच्छा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, सो वाटर होल्डिंग भी ज़्यादा ही होगी. तो कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट. सो दिस इज रॉन्ग वन. Soil does not play any role in the sulfur cycle. Wrong, because sulfur cycle is sedimentary cycle. Okay, और sedimentary cycle है मतलब सल्फर जो आता है मोस्टली वी कैन से द रॉक्स एंड सॉइल से आता है. तो सॉइल यस हैव प्ले रोल इन द सल्फर साइकिल. सो 1 and 2 इज रॉन्ग. We got answer. The irrigation over the period of time can contribute to salinization. Yes, what we got into the green we can say green revolution in Punjab, Haryana belt, mostly soil salinization in western UP also, and the most parts of the Maharashtra and Telangana also. So ज़्यादा इरीगेशन की वजह से सैलिनाइजेशन होता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस. यू शुड नो दिस. 3 इज अवर आंसर. 83 का अगर देखोगे तो पार्टिसिपेशन फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, अ यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टू ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज emerged at. This was the this emerged into the United Nations Conference on Sustainable Development to 2020. Okay. 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन. 3D मतलब एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके तहत हम लेयर बाय लेयर कुछ चीज़ों को बनाते हैं. मतलब सपोज ये पहला लेयर डाल दे, उसके ऊपर सेकंड लेयर, मतलब ऐसे थर्ड लेयर. गॉट इट. प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फेक्शनरी आइटम. यस. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायो ईयर्स. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. यस. रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी. यस. डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज. सो दिस ऑल्सो दी पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग. तो इसी क्वेश्चन में हम अक्सर अगर कुछ डिस्प्यूटेड नहीं होगा तो ऑल ऑफ द वो पे ही जाएंगे. गॉट इट. चलो, तो बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो. ये सबको पता चाहिए. दिस इज द करेक्ट आंसर. और ये बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है. ग्रेट आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर स्पेसिफिकली है. दिस इज रॉन्ग. द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज 1990 and it has remained inactive. This is also wrong statement, even if you can have this basic knowledge of NCERT. So this is also wrong statement. We have only one is correct. Which of the why the plant called Prolific Jellyflora often mentioned in news? So because this is the we can say the reduce the biodiversity in the area which it grows. That's why it is called as the what? मतलब ये इंडेमिक नहीं है इंडिया में, बाहर से आई थी. ओके. प्रोलिफिस और एक्सट्रीम उसका ग्रोइंग होता है जो सराउंडिंग एरियाज के बायोडाइवर्सिटी को कम करता है. बिकॉज एक ऐसे मतलब सपोज एक पैच है. ओके. और एक पैच है, यहाँ पे एक ट्री उगता है, एग्जाम्पल उसका नाम है प्रोपोलिस जेलीफ्लोरा. ये हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया. ये अफ्रीका है और ये इंडिया है. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर उगाए ना, ये इतना एक्स्ट्रा रिसोर्स क्लेम करेगा तो बाकी बायोडाइवर्सिटी को क्या करेगा, हार्म करेगा. ओके. और ऐसे प्लांट्स को एक ना इन्वेजिव स्पेसीज भी बोलते हैं, और ये मोस्टली इंडेमिक है साउथ अमेरिका और मेक्सिको के उस एरिया का ये प्लांट है. और यहाँ पे आएगा तो रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस करेगा, बिकॉज रिसोर्सेज क्लेम करेगा और ज़्यादा से उसका ग्रो इतना हो जाएगा एक्सट्रीम से
ओके, तो बाकी बायोडाइवर्सिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर 87 का देखोगे तो ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स आर इन द ट्रॉपिकल वाटर्स। ओके, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बिकॉज ट्रॉपिकल वाटर्स में जो टेम्परेचर होता है और क्लीन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर का जो बैलेंस होता है, सब वेरी गुड फॉर कोरल रीफ्स। मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया। उसको नाम भी है क्वींसलैंड, ग्रीनलैंड, ओके, उसको बोल सकते हैं। तो ये बहुत उसके उसके 1/3 का जो वर्ल्ड का पार्ट है वो तो ऑस्ट्रेलिया का है भी। और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में उसका मोस्टली रहना आता है। थर्ड क्वेश्चन, कोरल रीफ्स आर फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल। यस, ऑब्वियसली उसका जो बायोडाइवर्सिटी वो बहुत हाई रहता है। उसको डेंस फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस भी बोलते हैं, इसलिए थर्ड इज राइट, डी इज आवर आंसर। मोमेंटम for change, climate neutral now, it's initiative of its UNFCCC, got it, because it is climate, ओके। और ऐसे UNFCCC ज़्यादा करेगा, UNFCCC ये बाकी क्या करते, ये तो क्लाइमेट करेगा, ये IPCC सिर्फ रिपोर्ट देता है, ओके, स्पेशलाइज साइंटिफिक रिपोर्ट देता है। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। UNEP और अगर UNFCCC देखोगे तो UNFCCC इज मोस्ट रिलेवेंट हियर बिकॉज दैट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, बट 89 का अगर देखोगे तो वहाँ पे बोल रहा है कि संस्कृत कॉलेज विल जॉन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हास्टिंग, फोर्ट विलियम, आर्थर वेलेस्ली। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना है कि कौन सा रॉन्ग है, ओके। तो संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज नॉट फॉर वी कैन से दी विलियम जोन्स, दैट्स वाई। अगर आपको ये सब बेसिक पेयर्स पता होने चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री से, तो हम हमारे आंसर तक पहुँच जाएंगे। दैट इज़ अवर बी, मतलब वॉरेन हस्टिंग, कलकत्ता, ये दोनों जो है ना, दोनों रॉन्ग है, गॉट इट। बिकॉज ये रॉन्ग कैसे हो जाएगा, बिकॉज दिस वॉज इस्टेब्लिश बाय जोनाथन डंकन, ओके, एंड दिस वॉज बाय लॉर्ड वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली वॉज द कमांडर एंड लॉर्ड वेलेस्ली वॉज गवर्नर जनरल, सो दोनों रॉन्ग हो जाएगा, बी इज और करेक्ट आंसर। रीजन्स इन मेंशन इन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देख लेना, ओके। 91 द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म इन द स्टेट ऑफ इंडिया, ओके। इसके आंसर्स जो है ना, ये अपने को स्पेसिफिक अगर समटाइम्स अपने को पता रहते थे, लेकिन कुछ टाइम हमें पता नहीं होते, तो उस टाइम पे ऐसा कर सकते थे हम कि यार एक ब्रॉड नॉलेज लगा सकते हैं इस क्वेश्चंस में। चलो एयर इंडिया अगर देखोगे ना, तो एयर इंडिया कब नेशनलाइज हुआ था, तो 53 में हुआ था, 1953, ओके। इंपीरियल बैंक तो सबको पता ही होना चाहिए, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, 1955 का है। और पहला कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो अपना 57 में हुआ था, ओके। और गोवा वॉज द लास्ट वन, 61। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, 3214, गॉट इट। द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच आर द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। सो कौन सा रहता है, सी में आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी अंडर जजमेंट ऑफ पुट्टा स्वामी, राइट टू प्राइवेसी वॉज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। 92 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन अगर देखोगे, ओके, दिस वॉज वेरी ग्रेट क्वेश्चन एंड आई लाइक सच क्वेश्चन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फार्मर की सिक्योरिटी के लिए जिसको 1.5 उसका रिकवरी हो, ओके। और ये कौन से फार्मर्स को रहता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। बिग फार्मर्स को ये मोस्टली क्यों करेगा हेल्प, बिकॉज एमएसपी क्यों रहेगा, एक सिक्योरिटी रहेगा, और सिक्योरिटी को उसको चाहिए। जो छोटे फार्मर्स है उनका जो आउटपुट है वो ज़्यादा वेरिएबल है, ओके। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कॉफ़ी, यार कॉफ़ी कौन लगाएगा, बड़े कॉर्पोरेट एग्रीकल्चरलिस्ट ही लगाएंगे ना, छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तो लगाएंगे नहीं, बिकॉज दिस इज दी वी कैन से मतलब एक लार्ज लैंड होल्डर से लगाएगा, और लार्ज लैंड होल्डर अगर रहेगा तो उसको इनकम की भी कुछ कमी नहीं रहेगी, गॉट इट, बिकॉज दिस इज द कमर्शियल क्रॉप, गॉट इट। तो एमएसपी उसको देने का कुछ मतलब मायना ही नहीं है, उसका बेसिक मैंडेट ही एमएसपी का अलग है ना। तो 3 तो हम निकाल ही देंगे, 3 निकाला, वी डायरेक्टली गेट अवर आंसर, ओके। तो सेसम, ग्राउंड नट, फिंगर मिलेट, बार्ली, these are the some kind of the basic crops on which MSP are announced by Cabinet Committee on Economic Affairs, got it। तो B is our answer। which of the following state is Pakhui Wildlife Sanctuary located। तो यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना अरुणाचल प्रदेश यूपीएससी का बहुत फेवरेट स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, वी कैन से अंडमान एंड निकोबार। इस टाइम पे अगर पता भी नहीं होगा, पता ही चाहिए आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते, तो ए इज आवर राइट आंसर। PSLV launched the satellite useful for Earth resource map. You should know the PSLV, GSL। PSLV कम हाइट की वजह से, कम हाइट की लॉन्च के लिए रहते थे, GSLV ज़्यादा हाइट मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और ये अपना पोलर ऑर्बिट
or we can say the मतलब low kilometer orbits around 700 to 1000, मतलब 700 to 1000 kilometers तक. Got it? तो मॉनिटरिंग वेयर GSLV आर डिजाइन टू मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन यू ऑल नो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में लेते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड बोल रहा है सैटेलाइट लॉन्च इन द PSLV appears to remain permanently fixed. This is wrong because communication satellites appears permanently fixed and that is launched by GSLV. Got it? Third बोल रहा है GSLV MK3 is 4-stage launch. Wrong. PSLV is 4-stage. GSLV is cryogenic engine, means solid, liquid and cryogenic. Got it? So not 4 but third stage. So only option 1 is correct. 95. With reference to the governance of public sector banking in India. पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेडीली. रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज स्टेडीली तो कुछ होगा ही नहीं. फर्स्ट इज रॉन्ग. टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद पेरेंट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड. यस, ऑब्वियसली दिस इज राइट स्टेटमेंट. चलो नेक्स्ट वन बोल रहा है कि कौन सा चीज़ें एग्जेम्प्ट होगा. गॉट इट. चलो अगर ए देखोगे थर्ड, फिश प्रोसेस किया है. प्रोसेस किया है तो किसी से भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ ही क्या होगा ना, प्रोसेस किया है. और कैंड भी किया है. कैंड किया है मतलब उसको कुछ बैरल में रखा होगा. बैरल में रखा होगा तो कोई फॉर्मल एंटिटी करेगा ना उसको. फॉर्मल एंटिटी करेगा मतलब इकोनॉमिकल जो वैल्यू चेन है उसमें इंक्लूडेड है. अगर उसमें इंक्लूडेड है मतलब उस पर GST लगेगा ही लगेगा. गॉट. तो थर्ड पे तो फिक्स लगेगा, दैट इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड. थर्ड निकल जाएगा 1 और 1 to 4. तो सीरियल ग्रेन्स हुल्ड मतलब खुले खुले ग्रेन्स है, वो कुछ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन में आई नहीं तो GST लगने का कोई मतलब ही नहीं. चिकन एक कुक्ड, जस्ट कुक्ड है, कुछ सेलिंग हो रहा है, कुछ मतलब बड़ी होटल्स में दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ बता नहीं रहा है. तो 1 और 2 भी मतलब अवर आंसर हो जाएगा 1 to 4 आर गेट एग्जेम्प्टेड. और 4 का अगर देखोगे तो न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, ये तो एग्जेम्प्ट होता है. गॉट इट. अगर 98 का अगर आंसर देखोगे तो अगर तीसरा देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. हाउ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री देगा ट्राइबल्स को. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अगर हमने निकाला है तो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिनिस्ट्री का गलत देगा. थर्ड इज रॉन्ग. वी गॉट अ आंसर ए. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीजेस. बर्ड्स है तो ट्रांसलोकेट हो मतलब होते हैं, मतलब वो तो ट्रैवल करते तो बर्ड्स करेंगे. डस्ट अगर ब्लो होगी तो करते हो जाएगा ना. डिजीज भी उसके साथ पेस्ट निकल जाएगा. रेन से तो होता ही है, मूविंग वाटर होता है, वाइंड ब्लोइंग से भी होता है. डी इज कवर करेक्ट आंसर. चलो अगर तीसरा देखोगे, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. मैंने पहले बोला मिनिस्ट्री होगा तो रॉन्ग कर देने का. ओके. और अपेडा, वी कैन से अपेडा फंक्शन एज ए सेक्रेटरिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन. और नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब उसका हम एक्सपोर्ट भी करेंगे ना, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाएंगे. तो अपेडा क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट ही करता है ना. तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगा. और सिक्किम तो सबको पता है कि इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है. पहला कट किया और सेकंड सिंगुलर तो आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम ही रहेगा, तो बाइनरी की तरफ जाएंगे. 2 and 3 इज करेक्ट. यस, 2 and 3 आर करेक्ट आंसर्स.